जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एशिया का भविष्य कैसा होगा? वो एशिया जो दुनिया के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति है, अब तेजी से बदल रहा है। नक्शे बदल रहे हैं, नई राजनीति जन्म ले रही है और भारत के करीब एक नए देश बनने की संभावनाएं भी चर्चा में हैं। अराकाम आर्मी जैसे तत्व और वैश्विक शक्ति संतुलन ये बताते हैं कि एशिया का भविष्य कैसा हो सकता है। आज के इस सेशन में हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर जहां हम समझेंगे कि कैसे एशिया की जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है और इसका हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये केवल एशिया की कहानी नहीं, ये हमारी और आपकी कहानी है तथा इसमें वो सब कुछ है जो आपको भविष्य के लिए तैयार कर सकता है। इन सभी चीजों पर बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ सालों में हमें एशिया में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली हैं जिनका असर उस क्षेत्र के साथ साथ पूरे एशिया पर पड़ा है। जैसे म्यांमार में 2021 में हुआ तख्ता पलट। ये तख्ता पलट की घटनाएं, ये जो राजनीतिक अस्थिरता की घटनाएं हैं, केवल म्यांमार तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सभी देशों में हमने राजनीतिक अस्थिरता देखी, जिसने न केवल इन देशों को प्रभावित किया बल्कि पूरे एशिया की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया। 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। यहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी आंग सान सू की, उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराकर सेना का शासन स्थापित किया गया। 2021 में ही अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया, अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का कब्जा हो गया। 2022 में पाकिस्तान में हमने राजनीतिक अस्थिरता देखी, इमरान खान को जेल जाना पड़ा। 2022 में पाकिस्तान और श्रीलंका में हमने राजनीतिक अस्थिरता देखी और वर्तमान में कुछ ऐसी ही स्थिति हमें बांग्लादेश में देखने को मिलती है। इन देशों में जो भी राजनीतिक अस्थिरता है उसने न केवल इन सभी देशों को प्रभावित किया है बल्कि पूरे एशिया पर इसका असर पड़ा है तथा एशिया के जियोपॉलिटिक इक्वेशन भी चेंज हो गए हैं। इन देशों की इस उथल पुथल का फायदा इन देशों में मौजूद विद्रोही संगठन उठा रहे हैं। जैसे अगर हम म्यांमार की बात करें, म्यांमार में फिलहाल में जो अराकाम आर्मी है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अराकाम आर्मी ने म्यांमार का जो रखाइन क्षेत्र है उस पर लगभग 18 से 15 राज्यों पर कब्जा कर लिया है और अब ये जो अराकाम आर्मी है वो अपना एक नया देश घोषित करने या फिर स्वतंत्रता प्राप्त करने के बहुत ज्यादा करीब है। अराकाम आर्मी का इतिहास काफी पुराना है। अराकान, जिसे रखाइन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ऐतिहासिक रूप से ये एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, लेकिन 1784 में इसे बर्मा साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। उसके बाद ये ब्रिटिश कॉलोनी बना, फिर स्वतंत्रता के बाद ये म्यांमार का हिस्सा बन गया। लेकिन जो यहाँ पर रहने वाले अराकामी समुदाय के लोग थे वो म्यांमार की सरकार से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि उन्हें स्वायत्तता दी जाए और म्यांमार के अन्य लोगों के तरह ही उन्हें भी राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए जाए, उनकी पहचान को जिंदा रखा जाए। और इसी अराकामी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए 2009 में अराकाम आर्मी की स्थापना की गई। स्टार्टिंग में जो अराकाम आर्मी है वो गोरिल्ला पद्धति के माध्यम से म्यांमार की सेना के साथ छोटे मोटे युद्ध करा करती थी, लेकिन 2015 आते आते अराकाम आर्मी ने अपनी गतिविधि तेज कर दी और बड़े बड़े ऑपरेशंस अराकाम आर्मी के द्वारा किए जाने लगे। फिर आया साल 2021 में जुंटा आर्मी ने म्यांमार की सत्ता पर कब्जा कर लिया, वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहां से हटा दिया। इस राजनीतिक अस्थिर का फायदा अराकाम आर्मी ने अपने आप को ताकतवर करने के लिए उठाया और रखाइन क्षेत्र के लोगों और जो अन्य संगठन है उससे समर्थन जुटाना स्टार्ट किया। आज अराकाम आर्मी इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई है कि उसने पूरे रखाइन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। रखाइन क्षेत्र के लगभग 15 से 18 प्रांतों पर अराकाम आर्मी का कब्जा हो गया है और यही कारण है कि इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा है कि यहाँ पर एक नया राज्य, एक नया देश बन सकता है। पर अगर हम इस बात पर गौर करें कि अराकाम आर्मी इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो गई, कहां से इस
समुदाय के पास, इस आर्मी के पास, इस संगठन के पास लड़ने के लिए, अपने देश की सेना से लड़ने के लिए हथियार आ रहे हैं, पैसा आ रहा है। तो जो चाइना है उस पर कई बार ये आरोप लगे हैं कि म्यांमार को अस्थिर करने के लिए उसने अराकान आर्मी को बढ़ावा दिया, उसको सपोर्ट दिया, वेपन्स दिए, पैसा दिया, जिस कारण से आज अराकान आर्मी इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। कई बार तो एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तख्ता पलट हुआ है और वहां पर जो सेना का शासन आया है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं चाइना का हाथ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाइना को इससे क्या फायदा होगा। हम सभी जानते हैं कि चाइना की एक पॉलिसी है जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत चाइना एशिया में भारत को घेरने की कोशिश करता रहता है, और जब वहां पर एक ऐसी सरकार होगी जो चाइना को ज्यादा सपोर्ट करेगी, चाइना के फेवर में होगी, तो उस क्षेत्र में अपने प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। और यही कारण है कि चाइना ने म्यांमार में दखल अंदाजी की। साथ ही चाइना पे ये भी आरोप लगा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जो संघर्ष चल रहा है, जो संघर्ष उठता रहता है, उसको भड़काने में भी चाइना का हाथ है, और चाइना के कहने पे ही जो अराकान आर्मी है वहां तक पैसे और हथियार पहुंचाती है। चाइना की एक पॉलिसी है जिसका नाम है स्ट्रिंग एंड पर्ल्स पॉलिसी। इस पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए चाइना इन देशों में अस्थिरता पैदा करता है। अब देख लीजिए, चाइना जो स्ट्रिंग एंड पर्ल्स पॉलिसी के तहत, जिसे हम मोती और धागे की पॉलिसी भी कहते हैं, इस पॉलिसी के तहत भारत को घेरने की कोशिश में लगा रहता है। अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत चाइना ने पाकिस्तान में सी पैक बनाया। सी पैक के थ्रू चाइना ने पाकिस्तान को इतना ज्यादा कर्ज दे दिया है कि अब पाकिस्तान जो है वो चाइनीज कर्ज से उभर नहीं पा रहा है। कुछ ऐसा ही चाइना ने श्रीलंका के साथ भी किया। चाइना ने श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह के नाम पर कर्ज दिया, और जब जो श्रीलंका है उस कर्ज को नहीं चुका पाया तो चाइना ने 99 साल की लीज पर इस पोर्ट पर कब्जा कर लिया। ये श्रीलंका का पोर्ट है हम्बनटोटा, और इस पोर्ट पर अब चाइना का कब्जा है। लगभग 99 साल तक ये चाइना के कब्जे में रहेगा, इस पर चाइना का कंट्रोल रहेगा। और कुछ इसी प्रकार से म्यांमार में अपने प्रभाव को बढ़ाकर भारत के एक प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाना चाहता है चाइना। भारत का एक प्रोजेक्ट है जिसे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये प्रोजेक्ट भारत ने इसलिए शुरू किया ताकि जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं उसको आसानी से भारत की मुख्य भूमि से कनेक्ट किया जा सके। हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य की कनेक्टिविटी भारत की मेनलैंड से बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए एक छोटा सा ही रास्ता है जिसे हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी बिठाने के लिए भारत ने कलादान प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ताकि कोलकाता को डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट से आसानी से जोड़ा जाए, और इसके लिए म्यांमार के साथ भारत के संबंध अच्छे होने चाहिए और म्यांमार में राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो ये जो क्षेत्र है जिसे हम म्यांमार का रखाइन क्षेत्र बोलते हैं, इस क्षेत्र पर किसका, अराकान आर्मी का कब्जा हो गया है। ठीक है, इसके साथ ही भारत का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। साथ ही भारत की जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उन पर भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार में जो अस्थिरता चल रही है वो डायरेक्टली हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट 7 सिस्टर्स को इफेक्ट कर सकती है और भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकती है। और साथ ही जब इन क्षेत्रों में अस्थिरता बढ़ती है तो यहाँ के जो लोग हैं वो भारत की ओर पलायन करते हैं। जैसे बांग्लादेश में अस्थिरता हुई तो बहुत सारे बांग्लादेशी भारत में एंटर कर गए। साथ ही म्यांमार में जब अस्थिरता होती है तो वहाँ के जो रोहिंग्यास होते हैं वो भी भारत में एंट्री लेते हैं। जब ये भारत में एंटर कर जाते हैं तो इसका असर भारत की इकोनॉमी पर बहुत बुरा पड़ता है, और इनको भारत से ढूंढ पाना कि कौन घुसपैठिया है, कौन प्रवासी है, इनको ढूंढ पाना, इनकी पहचान करना एक बहुत बड़ी मुश्किल का काम हो जाता है, एक बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। इस वजह से इन देशों की जो स्थिति है, जो राजनीतिक अस्थिरता है, वो हमारे देश भारत को भी प्रभावित करती है।
अब जब अराकान आर्मी ने यहाँ कब्जा कर लिया है तो इस बात की ये संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अराकान आर्मी ने यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि जो अराकान आर्मी है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दे और यहाँ पर एक नया देश बन जाए। नए देश का जो कॉन्सेप्ट है, जब से शेख हसीना का बयान आया है कि अमेरिका ने उनसे ये मांग की थी कि वो म्यांमार और बांग्लादेश की थोड़ी सी भूमि को मिलाकर इन दोनों देशों के बीच एक नया देश बनाना चाहते हैं, तो अब जब इन दोनों देशों के बीच एक नए देश बनने की कंडीशन लगभग पास में है, तो कई बार ये भी क्वेश्चन उठता है कि क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। पर क्यों अमेरिका? अगर हम बात करें, जैसा कि मैं अपनी पिछली कई वीडियो में बता चुकी हूं कि अमेरिका एशिया में चाइना को काउंटर करना चाहता है। पूरे विश्व में अभी फिलहाल में चाइना ही है एक जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, वेपन्स के मामले में हो, आर्मी के मामले में हो या इकोनॉमी के मामले में। और अगर चाइना इसी प्रकार से अपने आप को ताकतवर करता रहा तो हो सकता है जल्द ही वो अमेरिका की जगह ले ले। तो पूरा जो खेल है वो नंबर 1 का है। अमेरिका नंबर 1 है और वो नहीं चाहता कि कोई और देश सुपर पावर बने। वहीं जो चाइना है वो चाहता है कि वो एक सुपर पावर कंट्री बन जाए और दुनिया में उसका स्थान इकोनॉमी के मामले में हो, सैन्य के मामले में हो, पहले स्थान पर आए। और इन दोनों के बीच की यही टेंशन जो है वो हमारे क्षेत्र एशिया में भी अस्थिरता उत्पन्न करती रहती है। और चाइना को काउंटर करने के लिए हो सकता है कि अगर ये नया राज्य बनता है, ये नया देश बनता है, तो इसको अमेरिका के द्वारा मान्यता दी जा सकती है और इसका भी ठीक पाकिस्तान की तरह उपयोग किया जा सकता है। पर क्वेश्चन ये उठता है कि फिलहाल में तो जो अराकान आर्मी है उसको चाइना सपोर्ट कर रहा है, उसको जो भी इकोनॉमिकल सहायता देनी होती है वो चाइना दे रहा है, तो बाद में ये जो आर्मी है वो अमेरिका के साइड कैसे जा सकती? जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है कि किसी भी देश का कोई दुश्मन या फिर दोस्त नहीं होता, केवल और केवल उसके राष्ट्रीय हित होते हैं, उसके हित होते हैं जिससे वो ये डिसाइड करता है कि किसे उसे अपना दोस्त बनाना चाहिए और किसे दुश्मन। तो एशिया के नक्शे पर ये नया देश पूरे ही एशिया को इफेक्ट कर सकता है। भारत के लिए भी ये कई तरीके से चुनौती हो सकता है क्योंकि इससे भारत का इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। तो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशली भी भारत को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इकोनॉमिकल चुनौती में जैसे कि अगर हम बात करें, बांग्लादेश में भारत की बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं। भारत की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बांग्लादेश को बिजली प्रोवाइड कराती हैं। अब जब से वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से ये जो इन्वेस्टमेंट है लगभग डूबने की कगार पर है। इसी प्रकार से जो म्यांमार में अस्थिरता चल रही है, रखाइन क्षेत्र पर जो अराकान आर्मी का कब्जा हो गया है, उस वजह से कलादान प्रोजेक्ट पर भारत का इन्वेस्टमेंट खतरे में आ गया है। पॉलिटिकल नुकसान की अगर हम बात करें तो इन देशों में ऐसी सत्ता आई है जो भारत के साथ अपने संबंध बिगाड़ने पर तुली हुई है। बांग्लादेश में यूनुस की सरकार के द्वारा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे भारत और बांग्लादेश के संबंध फिलहाल में बहुत ज्यादा तनावपूर्ण चल रहे हैं। और कुछ ऐसी ही स्थिति म्यांमार के साथ भी है क्योंकि म्यांमार में फिलहाल में एक ऐसी सत्ता है जो चाइना के सपोर्ट में ज्यादा रहती है। इन देशों की स्थिति से जो पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है, सोशल जो कनेक्शन होता है, वो भी धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। तो ये सारी वो घटनाएं हैं जो हमारे एशिया के भविष्य को, हमारे भविष्य को इफेक्ट कर सकती है। क्या अराकान आर्मी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगी और म्यांमार और बांग्लादेश के बीच एक नया देश बन जाएगा? इस देश के बनने से भारत को क्या नुकसान हो सकता है या क्या फायदा हो सकता है? हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।